So biotin is vitamin B7. It's one of the most useless vitamins ever. Biotin को रन किया गया है फार्मा वर्ल्ड के थ्रू. Biotin का इज लाइक एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है. उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट में एक आदमी है जो कोई काम नहीं करता है लेकिन सारा क्रेडिट लेता है. ये बायोटिन है. ये ऐसे ऐसे करते हैं तो बाल काले होते हैं. ये बाबा रामदेव की बातें हैं. और अभी क्या है, अभी सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव फ्रॉड है. कोई तेल नहीं लगाना चाहिए. तेल से किसी का भी बाल नहीं उग सकता. वो खाली मिथ है कि इधर से डैंड्रफ इधर गिरा या पीठ पे गिरा, वो सिर्फ ऐड में दिखता है. स्नेल फेशियल जो है, आई थिंक एट सम पॉइंट ना वी हैव टू से नो. ये लोग स्नेल फेशियल में क्या करते हैं कि किसी के चेहरे पे स्नेल रखते हैं. यू कैन स्टिल स्माइल, यू कैन स्टिल फ्राउन, यू कैन रेज योर आईब्रोज, बट द लाइंस विल नॉट अपीयर एज मच. सो दिस इज द with Botox. This is how Botox works. And जो filler है वो basically, I don't like to scare people on this, but this is something lifestyle, entertainment and everything in between. This is the Pinkvilla podcast. शुरू करते हैं एक बहुत बेसिक सवाल के साथ. हम सिटीज़ में रहते हैं और एक कॉमन चीज़ जो हम सब बैटल करते हैं वो है स्ट्रेस. तो मैं समझना ये चाहूँगा कि स्ट्रेस का स्किन और हेयर हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है. सो वील स्टार्ट विद द हेयर फर्स्ट. एक हेयर साइकिल होता है बेसिकली. जैसे ग्रोइंग फेज होता है, एक रेस्टिंग फेज होता है और एक शेडिंग फेज होता है. सो बेसिकली अगर हम कभी स्ट्रेस में रहेंगे तो बहुत सारे हेयर हमारे ग्रोइंग फेज से शेडिंग फेज में चले जाते हैं. सो दैट स्ट्रेस कैन लीड टू दैट हेयर फॉल. इट्स कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लूवियम. So any kind of stress which is there, it leads to hair fall. Doesn't lead to balding per se, but you do see hair fall with stress, definitely. Lot of hair fall, lot of patients I see with hair fall. When it comes to your skin, lot of skin diseases, talking about general skin conditions, acne बहुत बढ़ता है stress में. एंड अगर आप डर्मेटोलॉजी के बारे में पूछेंगे तो एक्जिमास फ्लेयर अप, सोरियासिस फ्लेयर्स अप, लाइकन प्लानस में फ्लेयर अप होता है, एलोपेशिया एरियाटा में फ्लेयर अप होता है. ये डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो स्ट्रेस से सब ऑटो इम्यून रहती हैं. स्ट्रेस जब होगा तो फ्लेयर अप होती हैं ये सब. सो या डेफिनेटली स्ट्रेस हैज़ अ ह्यूज impact, and also along with the stress, I think it's a combination of stress and environmental factors. So people, if you see in small towns, they're also stressed, but I think the environment is better. So I don't see so many stress related issues as compared to the cities, as compared to the small towns. और देखो स्ट्रेस कम करने के तरीके तो बहुत सारे उसमें लिस्ट है. जो प्रैक्टिकली मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि थोड़ा वर्कआउट रोज करने का. जब वर्कआउट करते हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं, यानी स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं. इट्स प्रूवन. तो जो सबसे बेसिक है वो वर्कआउट है. बाकी योगा, मेडिटेशन, ऑल दैट इज देयर. बट एज अ प्रैक्टिकल एडवाइस, प्लीज वर्कआउट एवरी डे. दैट विल कीप यू हेल्दी. Because you're right, you can't really do anything to stress if you're living in the city. Even in small towns उधर भी बहुत stress रहता है. तो stress सबको ही है. So you have to just work out to balance it out. Hair पे और कोई impact है? Hair पे scalp disorders flare हो सकते हैं. जैसे कि scalp psoriasis flare होता है. कई बार डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस भी फ्लेयर होता है. थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे तो फ्लेयर होता है. एनी काइंड ऑफ एक्जिमास फ्लेयर होते हैं. एंड मोरली अगर हेयर के लिए पूछे तो हेयर फॉल होता है. उसमें साइक्लिकल हेयर फॉल बढ़ता है, टेलोजन एफ्लूवियम. मेरे ऑडियंस के लिए इफ यू कैन एक्सप्लेन सोरियासिस क्या होता है. सोरियासिस बेसिकली हिंदी में बताएंगे एक चमड़ी की बीमारी है, बिना किसी कारण होती है. जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़ा वेदर चेंज होगा तो वो फ्लेयर होती है. एंड जब उसमें हमारे जो नॉर्मल स्किन है उसका टर्नओवर टाइम रहता है. सो अबाउट 1.5 to 2 months में माइक्रो टर्नओवर टाइम रहता है. जिनको सोरियासिस रहेगा वो पैचेस 2 दिन में चमड़ी ऊपर आती है. तो आप देखेंगे तो वहाँ फ्लेकी स्किन दिखता है, पैचेस दिखते हैं, थोड़ा एक्सफोलिएशन दिखता है वहाँ से. सो ये सोरियासिस क्लासिकल प्लाक्स दिखते हैं. उसमें अलग अलग एरियाज पे होता है. बॉडी पे, स्कैल्प पे, कहीं भी हो सकता है. एंड उसके थोड़े एरिया ज़्यादा कॉमन है. हमारे एल्बोज, नीज, हाथों पे, यहाँ पे ज़्यादा दिखता है. स्कैल्प में भी बहुत कॉमनली दिखता है. माय मदर हैज़ सोरियासिस एंड बहुत सालों से वो स्ट्रगल करी. उन्होंने होम्योपैथी ट्राई किया, एलोपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, घर के बहुत सारे नुस्खे ट्राई किए, पर वो जो स्किन पे जो आपको दिखते हैं, जो पैचेस है, वो जा ही नहीं रहे. इनफैक्ट कई बार वो और ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं. Kim Kardashian was also famously spoken about suffering through psoriasis. Is only stress the reason? या फिर vitamins की कमी, calcium की कमी, lifestyle change? Stress is the main reason. It's an autoimmune condition. आपने सॉरी क्या मेंशन किए causes? पहले आपने बोला vitamin. कोई vitamin की कमी से नहीं होता है. Your vitamin level can be perfect and you can still have सोरियासिस. थोड़ा आजकल विटामिन डी का वो लोग बताते हैं कि विटामिन डी लेवल लो होगा, लेकिन विटामिन डी का क्या है कि वो सबका ही लो रहता है. अब जिसका भी चेक करो, पूरे हिंदुस्तान का चेक करो, काफ़ी परसेंटेज का कम आता है. तो उसकी सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है. बट इन जनरल इट्स नॉट अ विटामिन डेफिशिएंसी विच कॉजेज सोरियासिस. जो आप पूछ रहे हैं कि किम कार्दाशियन को भी है एंड लॉट ऑफ बहुत कॉमन डिसीज है. 2 to 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को होती है. अच्छा. हाँ, सोरियासिस. एंड ऐसा नहीं है अगर दवाई दोगे
आई कांट से यू कांट यूज द वर्ड क्योर बट यू कैन कंट्रोल इट. आई यूज लॉट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है. उसकी मेडिकेशन है, राइट टाइम पे आप डायग्नोस करो, ट्रीट करो. हाँ, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, वो लो तो कंट्रोल में रहता है. स्टिल क्या है कि सोरियासिस जिसको रहेगा वो स्किन पे दिखता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत वर्सन होता है फिर जी, क्योंकि उनको बहुत अफेक्ट करता है. हाथ में लाने के पहले उनको अफेक्ट होता है. लाइक यू राइटली सेड कि कॉन्फिडेंस पे बहुत इम्पैक्ट जाता है. बिल्कुल, है ना. कई बार पेशेंट के साथ जब आप रहोगे तो sometimes they might not be very reciprocative to the medicines because psychologically they must have lost so much confidence because of this disease. How do you deal with patients like that? So I tell them the same thing कि देखो, we know it's not controllable, but if you think like that and just be depressed, that's not the way how life goes. There is a solution to everything. आप करोगे तो solve होता है. मेरे को आता है solve करना. तो we'll work as a team. This is what I tell them. So always if you tell the patient that we are a team, they always get more involved in it. That's what I try to do. थोड़ा सोरियासिस जिनको लॉन्ग टर्म होता है उनको थोड़ा काउंसिल करना चाहिए, बराबर से बात करो. मेरी काम है एज अ डॉक्टर उनको दवाई के साथ थोड़ा समझाना कि कैसे लेना है ये, उसको सब समझाना पड़ता है. एंड वंस यू डू द राइट थिंग, पीपल आर रेसिप्रोकेटिव. दैट्स व्हाई दे हैव कम टू यू. इफ दे आर नॉट, नहीं तो आएगा ही क्यों कोई. Like I said, stress is one of the reasons. It's multi-genetic. There's a lot of other things which contribute to psoriasis. So weather, there are a lot of things. So it's not that just by reducing your stress level you will treat psoriasis. But very commonly, if there is someone whom I'm seeing is just stress, I do refer them to a psychiatrist के शायद ट्रिगर आप कुछ, अगर if I see other signs of that. But I just for psoriasis I will never send to a psychiatrist. No, that's not the treatment. ऐसी और कौन सी डिजीजेस है जो स्किन पे दिखती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस? Psoriasis, vitiligo, lichen planus, alopecia, areata, acne. ये not acne is not autoimmune, but it does flare up with stress. एक एक एक्सप्लेन करते हैं. So psoriasis हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद vitiligo या फिर कोड बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मराठी में कोड बोलते हैं. एंड कोड जो है बेसिकली सफ़ेद दाग की बीमारी होती है जिसको जो स्किन पे वाइट पैचेस. हाँ जी, वो ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो एक ही चीज़ होती है. एंड वो ऑटो इम्यून कंडीशन है. कभी स्ट्रेस में रहोगे तो बढ़ता है विटिलिगो. अच्छा, और उसका भी कारण सिर्फ स्ट्रेस है? नहीं, वो उसका कोई कारण ही नहीं है. जिसका जैसे अगेन बोला, थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे तो इंक्रीज होता है विटिलिगो. विटिलिगो कम्स विदाउट एनी रीजन. इट ऑल्सो हैज़ अ मल्टीजेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. अच्छा. सो एक बेसिकली एक पेरेंट को रहेगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 2 पेरेंट को रहेगा तो उससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और उसका जो प्रिकॉशन हो या सोल्यूशन हो वो क्या है? इफ़ देयर इज़ अ विटिलिगो पेशेंट हु कम्स टू यू, आई रिमेंबर वेरी रिसेंटली विजय वर्मा वेरी फेमसली सेड इन एन इंटरव्यू दैट उनको विटिलिगो है और वो बहुत सालों तक ये चीज़ छुपाते थे. तो बेसिकली विटिलिगो जो है ना, उसमें सोशल स्टिग्माटा ज़्यादा है. वो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक डिजीज़ है. जैसे गोरे लोग को अगर होती है विटिलिगो, दवाई नहीं लेते, वो वैसे ही गोरे हैं. तो हमारा किडनी, लिवर, हार्ट सब नॉर्मल है. वो क्या है, पहले ज़माने में विटिलिगो और लेप्रेसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे. लेप्रेसी एक हिस्टोरिकली अभी भी दिखती है, पर एक पहले बहुत कॉमन डिजीज़ थी, अभी काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो रही है. लेप्रेसी क्या है वो? बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है लेप्रेसी, जिसमेम हमारे स्किन में वाइट पैचेस आते हैं, थोड़े हाइपोपिगमेंटेड, थोड़ा नर्व्स को अफेक्ट करती है. पहले ज़माने में बहुत कॉमनली दिखी जाती थी. इनफैक्ट लेप्रोलॉजी की डिग्री होती थी पहले. आजकल उन लोग ने डर्मेटोलॉजी के अंदर ही कंबाइन कर दी है. सो लेप्रेसी और विटिलिगो को बहुत सारे छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में अभी भी एक ही माना जाता है कि ये एक है, सफ़ेद दाग हुआ तो लेप्रेसी हो गया, इसका हाथ टेढ़ा हो जाएगा. पर लेप्रेसी और विटिलिगो में कोई संबंध ही नहीं है. अच्छा. वो उसका एक इन्फेक्शन है और ये जो है ये ऑटो इम्यून कंडीशन है. दोनों को एक जैसा माना जाता है और ज़्यादा सोशल स्टिग्माटा है इसमें कि क्या हो गया, ये हो गया, सब देखते हैं. बाकी उसमें कुछ है थोड़ी विटिलिगो, खाली चेंज ऑफ स्किन है. दिस इज़ व्हाट आई टेल ऑल माई पेशेंट्स के इतना सोचने का नहीं है, खाली कॉस्मेटिक है. अच्छा. और उसके लिए दवाई लेने की रोकने के लिए कई लोग में विटिलिगो का क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है ठोस के ये दिया तो तुरंत पेशेंट ठीक होता है जैसे बाकी बीमारियों में होती है. उसमें सब लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते. 1/3 में कलर आता है, 1/3 में रुक जाती है बीमारी, और 1/3 में दुनिया की हर एक दवाई दो पूरे शरीर पे फैलती है. सो माइकल जैक्सन को विटिलिगो ही था. लोग बोलते हैं कि उसने सफ़ेद कराया, वो विटिलिगो पूरे शरीर पे फैल गया था, लास्ट थोड़े पैचेस थे तो उसने उसको सफ़ेद कराया. इट्स नॉट के ही हैड एक्सेस टू एवरी डॉक्टर, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट इवन ही कुडंट ट्रीट विटिलिगो. सो ऐसे कोई क्योर वर्ड तुम इसमें यूज़ ही नहीं कर सकते. जनरली इसका ट्रीटमेंट क्या करते हो आप? आई गिव मेडिकेशन व्हेन इट कम्स टू विटिलिगो बिकॉज़ यू हैव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज. एंड रीपिगमेंटेशन के लिए दवाइयाँ आती हैं, क्रीम्स आती हैं. एक लेज़र लाइट्स आती हैं, लेज़र लैम्प्स आते हैं. वो बेसिकली 2 फेजेस ऑफ डिजीज़ होता है. पहले उसको स्टेबलाइज करो दवाई से, एक बार स्टेबलाइज हो गया, कलर लाने के लिए उसमें लेज़र लाइट्स आते हैं, पुआ चेम्बर्स आते हैं. पेशेंट को हफ्ते में बुला के वो चेम्बर में हम लोग सेंड करते हैं, तो उधर कलर आता है या फिर उधर लाइट देते हैं. ये बेसिकली टू कॉज पिगमेंटेशन ऑफ दोज पैचेस होता है.
ओके और इसको लेके एक्सेप्टेंस है? अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसने बहुत सालों पहले लेज़र हेयर रिमूवल करवाया था और उसके तुरंत बाद उसको थायराइड डिटेक्ट हो गया. तो उसको ऐसा फील हुआ दैट मे बी इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ लेज़र. क्या रेडिएशन से, लेज़र से प्रॉब्लम्स होता है? साइड इफेक्ट्स है? मैं 2 पार्ट में आंसर करूंगा. पहले विटिलिगो के पार्ट में और पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बताना बहुत ज़रूरी है. जो विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सोशल स्टिग्माटा आता है. मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, उनकी अपने डॉटर्स को लेके आते हैं कि शादी नहीं हो रही है, वाइट पैच है, एकदम वेरी हाईली एजुकेटेड, वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक वो वाइट पैच है कि शादी नहीं होगी. तो सोशल स्टिग्माटा बहुत ज़्यादा है. एक ये भी नहीं, अगर किसी उसके पेरेंट को भी होगा तो वो हाथ छुपा के जाते हैं लड़की वालों को मिलने, लड़कों वालों को मिलने, कि रिश्ता नहीं होगा. सो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल स्टिग्माटा. आपके पास आए पेशेंट्स ऐसे? रोज़ देखता हूँ ऐसे लोग जो आते हैं कि इनको इट्स इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले ही बोलना कोई आया था बोल के कि वो लड़के ने बताया नहीं उसको विटिलिगो है, मेरी बेटी से शादी कर दी, अभी आप ये बताओ कि ये कब हुआ है उसको. मतलब ये दिस इज समथिंग, हाउ कैन आई आंसर वेदर इट इज हैपेंड बिफोर वेडिंग और आफ्टर वेडिंग इज इम्पॉसिबल. बट व्हाट आई टोल्ड द पेशेंट इज के है भी तो क्या है, आदमी तो अच्छा है, हाउ डज इट मैटर, इट्स जस्ट अ पैच. कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट लेजर हेयर रिमूवल, क्या है कि लेज़र हेयर रिमूवल है ना, ये USFDA क्लियर्ड है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है. तो इसके ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, तुम USFDA को ऐसे घुमा नहीं सकते हो. ठीक है. और ये बोलना कि मेरे लेज़र के कारण अगर थायराइड हुआ है, थायराइड तो वैसे भी कितनी पॉपुलेशन को होता है, एंड लेज़र के कारण हुआ है, वो खाली इल्ज़ाम लगाने की बात है. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट योर फ्रेंड, आई वुड प्रोबब्ली हैव द सेम एप्रीहेंशन, बट दिस इज द डॉक्टर्स ड्यूटी टू टेल द पेशेंट कि ये एक्चुअली इस, जैसे तुम चल रहे हो, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पूरा दिन काली बिल्ली पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक्चुअली अपना दिन ही खराब था. जी. और कोई एज से कनेक्शन है कि अर्ली एज से शुरू हो जाता है? इज देयर अ पर्टिकुलर एज कि ये एज से आपको दिखना शुरू हो जाता है? आज MD का एग्जाम याद ला दिया, लेकिन जितना अभी किताबें लास्ट जो पढ़ा है, 50% विटिलिगो स्टार्ट्स बिफोर द एज ऑफ 20 years एंड अदर 50% कैन स्टार्ट आफ्टर 20 years. द वन विच स्टार्ट्स बिफोर एज ऑफ 20 इज़ वेरी कॉमनली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कोई एक फैमिली मेम्बर कहीं फैमिली ट्री में होगा तो 20 years से पहले स्टार्ट होता है. जो लेटर ऑन इन लाइफ होता है उसमें कई बार किसी को भी नहीं होता फैमिली में, एंड तो भी आता है. ओके. थर्ड डिजीज़ जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड डिजीज़ एक आती है एलोपेशिया एरियाटा. मैंने बोली एलोपेशिया एरियाटा, यानी ऐसे स्मॉल पैचेस ऑफ हेयर लॉस आते हैं. वो बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, उसमें हमारे रूट्स खा जाएगा जो स्किन, जिसको आमतौर पे पार्शियल बॉल्डिंग कहते हैं. नहीं, पार्शियल वो बॉल्डिंग नहीं है, क्योंकि बॉल्डिंग में एक बार बाल गया तो फिर बाल नहीं आता है. एलोपेशिया एरियाटा में जड़ अंदर रहती है, उसमें दवाई से हर एक बाल उगता है वापस. सो बेसिकली हमने कई बार देखा होगा पूरे बॉल्ड होते हैं कई लोग, पीछे के बाल भी नहीं होते हैं, यंग एज से ही पूरे. दैट इज एलोपेशिया एरियाटा दैट यू सी इन देम वेरी कॉमनली. आईब्रोज नहीं होते हैं कई लोग के, दैट इज एलोपेशिया एरियाटा. वो भी ऑटो इम्यून कंडीशन है. एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस. सो अगेन 2 variants ऑफ इट. द वन विच इज जेनेटिक होता है, कहीं नॉन जेनेटिक, बट हाँ यंग थोड़ा लेटर ऑन इन लाइफ आया तो उसका प्रीडोमिनेंट रीजन स्ट्रेस रहता है. जैसे अगर यंग एज पे स्टार्ट हुआ तो मल्टी जेनेटिक ये सब होता है, बट थोड़ा लेटर ऑन इन लाइफ जब स्टार्ट होता है तो वेरी कॉमनली ड्यू टू स्ट्रेस होता है. उसके क्लासिफिकेशन में मल्टीपल कॉजेज हैं, बट या स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. अडल्ट ऑनसेट में मैं स्ट्रेस बोलता हूँ. ओके. जब सेलिब्रिटीज़ आपके पास आते हैं तब स्किन को लेके कैसी इमरजेंसीज के साथ आते हैं? जैसे कि अभी शूट है डॉक्टर, 3 दिन में पिंपल आ गया है, मेरे को पिगमेंटेशन दिख रहा है, या कोई ट्रीटमेंट कराया है उसका रेडनेस नहीं गया है, मेरे ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुई है. तो बताते हैं कि जो है तो उस टाइम पे सॉल्व करते हैं. बहुत 3 दिन में हो जाता है. ठीक. उसके लिए फिर SOS फिक्सेस होते हैं जो कर सकते हैं. जैसे कि ऐसा बेसिकली नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन अगर कोई बड़ा सा पिंपल है, 1 ही 2 दिन ही है, कोई ब्राइड है, कुछ है, तो एक इंजेक्शन आता है ILS, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड बोलते हैं. वो इंजेक्शन उसमें दो तो पिंपल बैठ जाता है 1-2 दिन में. अच्छा. हाँ. और वो परमानेंटली बैठ नहीं, वापस आएगा थोड़े टाइम बाद. ये टेम्पररी फिक्स रहता है. अच्छा. उसमें फिर अगर माइल्ड एक्ने तो क्रीम्स होती हैं एक्ने की, ये सब टेम्पररी फिक्स है. कुछ नहीं बैठ रहा है, बहुत ज़रूरी है, तो उसमें एक इंजेक्शन दो तो बैठ जाता है. ये उसका क्विक फिक्स होता है. साइड इफेक्ट्स एक टाइम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मल्टीपल टाइम्स करो तो वहाँ खड्डा बन सकता है जहाँ पे आपने इंजेक्शन दिया है. एंड नॉट वेरी कॉमन विद एक्ने, बट बार बार स्टेरॉइड लेने से बाकी साइड इफेक्ट्स चालू जाते हैं. यंग पेशेंट में डायबिटीज़ दिखने लगता है, तो स्टेरॉइड बार बार नहीं कर सकते. मैं पेशेंट्स को पहले ही बोल देता हूँ कि एक आध को तुम्हारी शादी हो रही है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट शूट है, तभी कराने का, नहीं तो पिंपल के लिए दवाई लो 7 दिन में. थोड़ा 7 गलत नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन बैठ जाता है, ऐसे नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल बैठेगा ना, दवाई से जाता है ना. यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट. अच्छा, श्योर. एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग बहुत आमतौर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है डैंड्रफ. ओके.
पर वी ओनली नो दिस एज अ टर्म कि डैंड्रफ हो गया. Okay. पर उसका रूट क्या है, कैसे होता है? इफ यू कैन एक्सप्लेन मी द होल प्रोसेस अबाउट डैंड्रफ. Okay, so basically, if you ask me what happens, we have hormones. Our hormones stimulate our oil glands. ऑयल ग्लैंड्स के अंदर एक इन जनरल सबके स्कैल्प के अंदर एक मैलेसीसिया करके एक फंगस होता है. तो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर मैलेसीसिया ये ऑयल को ब्रेक डाउन करता है, उसमें इरिटेशन कॉज करता है और वो फ्लेकिंग होती है वहाँ पे. सो दिस इज डैंड्रफ. ओके. So it's a combination of things. It's not a fungal disease. It's basically a combination of multiple factors. Okay. And what you see is dandruff we know what is dandruff, the flakes that fall. उसके और इम्पैक्ट्स क्या है? जैसे मैंने ये भी सुना है कि अगर डैंड्रफ आपके स्किन पे गिरना शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग वो सबसे बड़ा मिथ है. वो खाली मिथ है कि इधर से डैंड्रफ इधर गिरा या पीठ पे गिरा, वो सिर्फ ऐड में दिखता है. हाँ. उसके कारण पिंपल आता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है. हाँ. ना पिंपल ऐसे तो पैर पे भी गिरता है, पैर पे क्यों नहीं आता है? ये तो हमारे सेबोरिक ग्लैंड्स रहते हैं जो वेस्ट अपवर्ड्स रहते हैं. सो हमारे हार्मोन ग्लैंड्स वो सेबोरिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे और फिर पिंपल आता है. वेरी कॉमनली जिनको पिंपल्स आते हैं उनको डैंड्रफ होता है, तो वो बोलते हैं को रिलेट करते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है. यू विल वेरी कॉमनली सी पीपल विद डैंड्रफ विदाउट एनी एक्ने और विद एक्ने एंड द अदर वाइस वर्सा ऑल्सो. साथ में भी दिखते हैं पर इट्स नॉट डायरेक्टली कि इधर से इधर गिर रहा है उसके कारण नहीं है. अच्छा. हार्मोन्स ने ऑयल ग्लैंड्स को फेस पे स्टिमुलेट किया, एक्ने आया. स्कैल्प पे स्टिमुलेट किया, डैंड्रफ आया. हाउ टू ट्रीट दिस? ऑफ कोर्स देयर इज अ मेडिकेशन, पर अगर आप घर के कुछ नुस्खे बता पाएं कि समबडी इज एट होम. वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स फॉर दैट इज रेगुलरली वॉश करने का. डैंड्रफ की एक ट्रीटमेंट होती है, रेगुलरली वॉश करो. मेजॉरिटी लोग में अगर रेगुलरली वॉश किया डैंड्रफ नहीं होता है, तो दैट्स व्हाट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स एट होम. शैम्पू सबके पास ही है, रेगुलरली वॉश करो. क्या ये परमानेंटली जा सकता है? अगर किसी को एक बार डैंड्रफ शुरू हुआ, क्या वो परमानेंटली सॉल्व हो सकता है? नहीं, क्योंकि हार्मोन रिलेटेड है ना. हार्मोन्स को कैसे रोकोगे? हार्मोन्स के कारण है, मैलेसीसिया के ओवर प्रोडक्शन के कारण है, वो तो रहेगा ना उसमें थोड़ी. तो कई बार उसमें लाइफस्टाइल, यू डोंट टेक इट एज अ डिजीज, यू टेक इट हैव टू वॉश रेगुलरली. ज़्यादा है तो हैव टू यूज अ सेपरेट शैम्पू ट्वाइस अ वीक. ओके. सब कमर्शियली अवेलेबल शैम्पूज अच्छे होते हैं एंड दे आर नॉट बैड एंड यू कैन वॉश योर स्कैल्प विद देम. खाली किसी के अगर ड्राई रफ हेयर रहेंगे तो थोड़ा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए. अगर थोड़े ऑयली है स्कैल्प तो सल्फेट वाला शैम्पू चलता है. बट आर दीज रिकमेंडेड? एज इन जो शैम्पूज मार्केट इतना कुछ देखते हैं जो बोलते हैं शैम्पू एकदम ये शैम्पू यूज़ करो और आपका डैंड्रफ एकदम साफ हो जाएगा. नहीं, ये तो अननेसेसरी क्लेम्स है ना. ये तो मैं एज अ डॉक्टर भी नहीं क्लेम कर सकता हूँ बैठे बैठे कि ये दवाई दोगे तो निकल जाएगा. ये तो यू कांट क्लेम ऑल दीज थिंग्स कि हाँ कम होगा तो हर एक शैम्पू से होगा. तुम वॉश करोगे कम होगा, एंटी डैंड्रफ यूज़ करोगे तो और ज़्यादा कम होगा. इससे निकल जाएगा ये कैसे बोल सकते हो कि एक बार किया तो कभी नहीं आएगा? यू आर नॉट रिमूविंग द so basically the word cure is defined as removal of cause. Yeah. How will you remove the cause away? You cannot remove the cause, so you can't use the word cure. Yeah. Now the thing is that is it actually dandruff or is it scalp psoriasis? The thing is that very commonly I have patients, and this is just practicality, people who will come and say I have dandruff and I have dry dandruff and stuck the scalp और हमने पूरा मुंडन कराया फिर भी dandruff होता है. और dandruff नहीं है, वो psoriasis है. तो कई बार मिसडायग्नोस होता है, तो इट माइट बी सोरियासिस विच इज़ बीन मिसडायग्नोस्ड एज डैंड्रफ. सो दैट इज द बोलते हैं ड्राई डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ. डैंड्रफ डैंड्रफ ही रहता है और अलग रहता है सोरियासिस. सो ऐसे कोई ड्राई डैंड्रफ इम्पैक्ट सेम होता है दोनों का? जैसा दिखता है नहीं, अलग दिखता है. जो सोरियासिस है दैट इज लाइक वी स्पोक अबाउट डैंड्रफ, दिस इज एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, फंगाई ब्रेकिंग इट डाउन, कॉजिंग इरिटेशन, कॉजिंग फ्लेकिंग ओवर देयर. एंड जो सोरियासिस है दैट इज एक्चुअली योर स्किन के लेयर्स बिल्डअप होते हैं और पैचेस दिखते हैं. तुम शेव भी करोगे तो पैचेस ऑफ सोरियासिस दिखते हैं. ओके. अनदर कॉमन वर्ड दैट वी लिसन इज रिलेटेड टू हेयर एंड स्किन इज बायोटिन. ओके. अब ये वर्ड सुना है, पर क्या है एग्जैक्टली? इज इट अ विटामिन? हाउ डू यू कंज्यूम इट? एंड आर देयर नेचुरल सोर्सेज ऑफ बायोटिन टू बी कंज्यूम्ड? सो बायोटिन इज विटामिन B7. It's one of the most useless vitamins ever. Yeah? Biotin, the requirement of biotin is in बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी का होता है, बहुत ही मिनिमल. एंड बायोटिन हमारे बहुत सारे फूड सोर्सेज में होता है. बायोटिन को रन किया गया है फार्मा वर्ल्ड के थ्रू. बायोटिन का इज लाइक एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है. उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट में एक आदमी है जो कोई काम नहीं करता है लेकिन सारा क्रेडिट लेता है. ये बायोटिन है. एक्चुअली जो है मल्टीपल दूसरे जो काम करता है हेयर में B12, D3, आई एम सेइंग अबाउट न्यूट्रिशन, B12, D3, आयन, ये काम करते हैं, ये हीरो हैं. ये बायोटिन जो है फार्मा का है हीरो है, ये एक्चुअल हीरो नहीं है. वो इंस्टाग्राम का डॉक्टर, रियल डॉक्टर नहीं है. अच्छा.
So I'll tell you the problem with biotin. The thing with biotin is that it has the requirement which is there for biotin. You get in your normal food. Okay, very commonly egg yolk is a very common. Spinach में होता है, पालक में मिलता है, avocado में मिलता है. थोड़ा नॉन-वेज कोई खाता है तो सैल्मन, मच्छी में मिलता है ये सब. So biotin बहुत कॉमनली हमारे इंडियन डाइट में मिल जाता है. कुछ भी उसमें ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग बायोटिन लेते हैं रेगुलरली हेयर फॉल के लिए, ऐड देखिए इंस्टाग्राम पे, ये वो, कोई हार्म नहीं होगा, आप लेते रहोगे, यूरिन से निकल जाता है तो आप कंपनी वाले का फ़ायदा करते हो. तुम्हारा हार्म कब होता है, थोड़े ब्लड टेस्ट हैं, सपोज आप कंटिन्यूसली बायोटिन ले रहे हो, उसकी लेवल अलग आते हैं. सो अगर किसी को हाई नॉर्मल थायराइड लेवल है और उस कंटिन्यूसली हाई डोसेज पे बायोटिन ले रहा है कि मेरे बाल उगेंगे, उसका रिपोर्ट में हाइपर थायराइड दिखता है कई बार. जो लेवल है वो अलग दिखता है, वेराज एक्चुअल लेवल नहीं है. जो उसके रिएजेंट्स यूज होते हैं और टेस्ट में वो सिमिलर रहते हैं बायोटिन के साथ, तो इस करके वो लेवल ऊपर जाता है. सो वो प्रॉब्लम है बायोटिन की. सेकेंडली एक मार्कर होता है जो कार्डियक अरेस्ट में ट्रोपिन करके जो चेक करते हैं कि अगर किसी को चेस्ट पेन हुआ तो चेक करते हैं उसमें के, तो वो रिएजेंट में भी अगर कोई यंग लड़का है बालों के लिए बायोटिन कंटिन्यूसली ले रहा है, कोई नॉर्मल आदमी है, वो हार्ट अटैक मिस कर लोगे क्योंकि वो टेस्ट नेगेटिव आता है अगर लॉन्ग टर्म बायोटिन पे हो तो. Not in it depends on the level, but these are the possible side effects of, not the side effects, but the healthcare complications which you can have. You can have a false thyroid report, or suppose you have a hypothyroid, it will show you as normal thyroid because you have taken biotin. Yeah. And also some hormone level tests which are there, they come, उसमें problem होती है. So you have to read reports properly when someone is on long term biotin. It has no role only, so why take unnecessary supplementation? Very scary this is. मतलब अगर No, I wouldn't, please don't take it me wrong, I don't like to scare people on this, but this is something which is true, which I see in practice. I have people who've come for balding. मतलब balding में multivitamin का रोल नहीं है. जो फिट एकदम बायोटिन खाई जा रहे हैं, उससे कैसे बाल उगेगा? That's what I tell them कि जो बॉडी बिल्डर है वो नाप के खाना खाते हैं, वो भी गंजे होते हैं. जो मैं नहीं कह रहा हूँ जो स्टेरॉइड है, बिना स्टेरॉइड वाले भी वो भी गंजे होते हैं. So बायोटिन का कोई ऐसा रोल नहीं है. एंड बायोटिन प्रॉब्लम इज ऑल दिस इज फाइन, यू विल पुश इट आउट वाया द यूरिन, बट द प्रॉब्लम हैपेंस इज ओवर देयर. तो इंस्टाग्राम पे जो देखे वो सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक और ऐसा कीवर्ड है रिलेटेड टू हेयर एंड स्किन विच इज रेटिनॉल. ओके, व्हाट इज दैट? सो बेसिकली रेटिनॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर skincare ingredients in the world. If you ask me about retinol, it's a vitamin A derivative. Okay. It's used for anti-aging. It's used for pigmentation, used for fine lines. Also used in acne. Different forms of retinol are used different areas. उसमें दो प्रकार के आते हैं. एक OTC आता है और एक प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड आता है. OTC आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, एंड उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड होता है प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलता है. ये टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं. ये आपका सेल टर्नओवर रेट बढ़ाते हैं, तो आपको बेसिकली एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं एंड ग्लो देते हैं, ऑल ऑफ दैट. बट इज इट रिकमेंडेड? या, रेटिनॉल इज गुड, यू कैन यूज, इट्स नाइस. ओके. तो किसी को पीरियोडिकल टेस्ट रखना है, ओके, उसको अपना स्किन और हेयर इन चेक रखना है थ्रू आउट, आर देयर एनी ब्लड टेस्ट, आर देयर एनी अदर टेस्ट विच पीपल शुड डू से 6 months और 1 year कि आपका सब इन चेक है? सो एक चीज़ जो हेयर में काउंट करती है विच इज़ योर विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, सीरम फेरेटिन, योर हीमोग्लोबिन में आयरन, एंड यू नीड टू चेक योर थायराइड फंक्शन टेस्ट. ये चीज़ होती है, तो ये चेक करा सकते हो. स्किन इन जनरल में मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराता हूँ. स्किन में देख के समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है, एंड उसमें ब्लड टेस्ट बहुत रेयरली किया जाता है. स्किन बायोप्सीज होती है, पर वो बेसिकली उसमें कोई ब्लड टेस्ट रेगुलरली स्किन हेल्थ के लिए नहीं कराने की ज़रूरत है. उस प्रॉब्लम आया डर्मेट को देखना चाहिए, और वो आपको टेस्ट बताएगा अगर जरूरी है. बट मेजॉरिटी ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स देख के समझ में आते हैं, स्किन बायोप्सीज पे आते हैं. ब्लड टेस्ट इज नॉट वन ऑफ अ बिग कंपोनेंट ऑफ माई प्रैक्टिस. Sure. What is skin whitening? If you can just give, and how often do people come to you these days? Very commonly people come to me, and the amount of people I say no to glutathione is, I do it in my clinic, but it doesn't make sense for common people. अगर आप रेगुलर हो कब तक लोगे, टेम्परेरी रिजल्ट है. अच्छा, so glutathione जब तक लेते हो तब तक रिजल्ट आता है, and it works on overall pigmentation. It doesn't work on स्पेसिफिक पिम्पल मार्क. आपको पिम्पल का दाग, अगर आप IV ग्लूटाथियोन ले रहे हो तो पिम्पल का दाग नहीं जाएगा. बेसिकली वर्क्स ऑन ओवरऑल पिगमेंटेशन, स्किन लाइटनिंग पे काम करता है. व्हाट इज द प्रोसेस, इफ यू कैन टेल मी? सो ग्लूटाथियोन, और ये पूरे बॉडी पे होता है? पूरे बॉडी पे काम करता है. सो ग्लूटाथियोन इज एन IV इंजेक्शन, हैज़ टू बी डन once a week. इफ़ यू once a week करना पड़ता है, एंड उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है. अप टू 4 to 5 months वीकली लेना पड़ता है, फिर 1 से 15 days करते हैं, उसके बाद once a month ले सकते हो.
तो जो स्किन वाइटनिंग कर रहा था उसको कितना फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है? मैं जो प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ, once a week for 4 months, फिर उसके बाद once in 15 days for the next 2 to 3 months, and then I put them on once a month as a maintenance. ऐसे करते हैं. What kind of patients are these? I have a lot of people who come on the screen. Normal people also, कोई very commonly किसी की शादी हो रही है, brides, ये लोग बहुत कराते हैं. नहीं तो in general क्या है कि कलर का बहुत प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में ना, नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन जो सच है अभी भी लोगों सबको गोरा होना है, जो मर्जी बोल रहे हैं सबको गोरा होना है. जाते वक्त जितना मर्जी भी फंगल रैश के लिए आ जाएं, लास्ट में पेशेंट यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब एक गोरे होने की ट्यूब लिख दो. अच्छा. और ये आपको मैं छोटे शहरों में नहीं बता रहा हूँ, ये बॉम्बे की बात है. मतलब छोटे शहरों में मैंने प्रैक्टिस किया जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ तो हर एक आदमी पूछता है डॉक्टर साहब एक गोरे होने की ट्यूब लिख के दो. अच्छा. तो कलर बहुत ज़रूरी है, इंडिया में बहुत मानते हैं, बहुत ही गलत है, पता नहीं क्यों मानते हैं, पर ये है, अभी क्या कर सकते हैं. कोई है ट्यूब ऐसी? कोई भी ट्यूब से गोरा नहीं हो सकता, ट्यूब से पिगमेंटेशन कम हो सकता है. अच्छा. कोई भी ऐसा ट्यूब नहीं है कि लगाते रहो और गोरे होते रहोगे. आपको अगर पिगमेंटेशन है तो वो कम होगा क्रीम से, पर गोरा नहीं होगे. एंड दिस ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव? विच वन? स्किन वाइटनिंग. It depends now on different things. It's not very, very expensive. It can be done. It's not very unaffordable. The thing is, it's a long-term thing. So you have to price it in a way that people can come and do it regularly. You shouldn't price it in a way where no one can do, because then no one will do. Yeah. कोई एवरेज प्राइसिंग है? I don't want to know your pricing, but generally डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर किसी को तो डिपेंड करता है क्लिनिक्स पे. कोई भी ग्लूटाथियोन का डिपेंड, कोई ऐसे कौन सा ग्लूटाथियोन है ये है, पर रफ नंबर पूछेंगे तो 2,500 रुपये एक सेशन से लेके मैंने 10,000, 15,000 एक सेशन, 20,000 ऐसे भी देखा हुआ है. पर वो डिपेंड करता है. अभी क्लिनिक अगर तुम्हें चाहिए वैसा, तो यू गोइंग टू एन IV सेंटर, यू आर गोइंग फॉर द फील गुड, यू वांट वन पर्सन टू कम एंड गिव यू अ जूस, यू वांट वन पर्सन टू कम एंड put you an IV to check on you, to be in that room for 45 minutes, then you're paying for the experience, you're not paying for the treatment. That's a spa treatment. But if you're going to a clinic and doing it for whitening, then probably it's not that expensive, right? So that is वो patient consumer के ऊपर होता है, और वो दिमाग होता है patient को इतना. सब लोग educated हैं किधर. How big is this market? Difficult to give you numbers यार for market. It's a very big market. कोई dermatology, cosmetology, aesthetics is booming. हाँ. मैं अभी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं अभी कोरिया से आया था कॉन्फ्रेंस से. वहाँ पे तो हर दूसरी बिल्डिंग में देख रहा था मैं, जो यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंसेज में एड्स देखता हूँ, वैसे फिलर कंपनीज ने नॉर्मल बस स्टैंड पे ऐसे बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि अच्छा. हाँ, इतना लेवल पे मार्केटिंग है इस लेवल. सो इट्स गोइंग टू बूम, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम. ये जो कोरियन आपने क्योंकि मेंशन किया, ये कोरियन स्किन मास्क जो बहुत फेमस हुआ है आजकल, और उनका एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है स्नेल फेशियल. स्नेल फेशियल जो है, आई थिंक एट सम पॉइंट ना वी हैव टू से नो. ये लोग स्नेल फेशियल में क्या करते हैं कि किसी के चेहरे पे स्नेल रखते हैं, वो स्नेल कुछ नहीं करता है, वो म्यूसिन रिलीज करता है, उसकी जो बॉडी सेक्रीशन थूक रहती है वो रिलीज करता है, वो हाइड्रेटिंग रहती है. तो स्नेल लगाते हैं, बोलते हैं ऊपर म्यूसिन आ गया. उसी लॉजिक से स्नेल म्यूसिन की ट्यूब्स बिकती है. वो तो भी ठीक है यार, अभी ये स्नेल को छोड़ दो. बाकी सबको आपने नहीं छोड़ा है, पर स्नेल को छोड़ दो प्लीज. पर ये इसके कुछ साइड इफेक्ट तो होंगे आई एम श्योर. जैसे क्या है कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ना मेरे को, जैसे मैंने ना कभी ये किया है. स्नेल म्यूसिन मेरे पेशेंट्स लगाते हैं, मैंने just to see what I've used and stuff. It's not a bad product, it is a good product and it's hydrating. लेकिन ये स्नेल फेशियल ये सब के बारे में कैसे कमेंट करूँ, उसके साइड इफेक्ट्स होते होंगे, बट आई कैन स्पीक अबाउट स्टफ आई हैव डन एंड ट्राइड. हैज एनी पेशेंट एवर कम एंड टोल्ड यू अबाउट दिस? नो वन इन माय ओपीडी, बट दे शो मी वीडियोस कि डॉक व्हाट इज दिस, ये देखो स्नेल है, ऐसा करना चाहिए. क्रेजी. ये ऐसे करते तो बाल काले होते हैं. ये बाबा रामदेव की बातें. और अभी क्या है, अभी सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव फ्रॉड है. पहले तक सब लोग बोलते थे कि ये नहीं ये वो, और अभी हर एक आदमी जानता है कि फ्रॉड है. एक ऐसा टाइम था जब मैंने सबको देखा है रास्ते में ट्रेन में बैठे हुए. वेव्स है रे, हमारे यहाँ वेव्स आते हैं. आपको जैसे हर एक चीज़ की वेव आती है. ये आजकल रोजमेरी ऑयल का हर दूसरा पेशेंट रोजमेरी ऑयल पूछता है. उसके पहले मोरक्कन ऑयल पूछते थे, उसके एप्पल साइडर विनेगर. ऐसा वेव्स है. एक चीज़ की ऐड देखोगे आप, ये बायोटिन गमीज कितना कॉमन है. बायोटिन गमीज बहुत कॉमन. क्या फायदा, अभी बायोटिन का ही रोल नहीं तो गमी का क्या रोल है. आप नॉर्मल गमी बेयर्स खा लो, उससे ज़्यादा टेस्टी रहता है. दैट्स आल्सो ट्रू. टेल मी थ्री ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो नहीं लेने चाहिए फॉर स्किन एंड हेल्थ केयर. Steroid. Never buy skin whitening creams and never buy fungal rash creams. They are over the counter. They have Pandem, Quadridum. ये सब नहीं लगाना चाहिए. Cosfet, GN ये सब बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लगाना चाहिए. ये स्टेरॉइड कंटेन करती है. इवन बहुत कॉमनली तुम्हारे
पार्लर में जो नॉर्मल लोकल पार्लर में कोई लेडी ने कोई ट्यूब दी है उसमें स्टेरॉइड रहता है। एक बहुत कॉमन ट्यूब मिलती है, मेरे पेशेंट्स लेके आते हैं, बोलते हैं दुबई में मिलती है, उसके अंदर गोरी लिखा है, गोरी ट्यूब, नाम ही गोरी ट्यूब है। द कंटेंट इट वाज सो कॉमन दैट सो मेनी पीपल वर कमिंग विद इट एंड टेलिंग मी कि ये काम कर रहा है। सो आई एक्चुअली सेंड इट टू अ लैब टू चेक कि क्या है। उसमें क्लोबेटासॉल प्रोपियोनेट था, मतलब पूरा का पूरा स्टेरॉइड भर रहा है। उसके अंदर उन्होंने एलोवेरा जेल मिलाई है अपने घर नॉर्मल उसमें और डब्बों में डाल के बेच रहे हैं। तो एंड ये यू आर गेटिंग इट अब्रॉड ऑल्सो, यानी आई डोंट नो हाउ, मेरे को लगा सिर्फ हिंदुस्तान में चलता है। पाकिस्तान क्यों बोलते हैं, हमारे दुबई के पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं हमारे लिए कोई पाकिस्तान से लेके आया था और फिर हम यहाँ लेके, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट सो वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी बैड है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है एग्जैक्टली, स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो स्टेरॉइड अगर लगाया, चमड़ी पतली होती है, थोड़ा शुरुआत में एकदम गोरा गोरा दिखेगा। स्टेरॉइड की बॉडी कैसे रहती है, स्टेरॉइड लिया तुरंत बॉडी बनती है, वैसे ही स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट रहती है। स्टेरॉइड लगाओ तुरंत गोरा गोरा होता है, थोड़े टाइम के बाद वहाँ पिंपल आने लगेंगे, चेहरा लाल होता है, तुम धूप में नहीं जा सकते, फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, चमड़ी पतली होने लगती है, यू लुक मच मोर एज्ड। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टेरॉइड डिपेंडेंस। तुमने जैसे ही स्टेरॉइड बंद किया चेहरे में इचिंग चालू हो जाती है, तो वापस लगाना ही पड़ता है। इट्स अ विशियस साइकिल। फिर उसको ब्रेक करने के लिए मेडिकेशन ये वो करना पड़ता है। तो स्टेरॉइड नहीं लगाने का कभी भी। जो भी ट्यूब लगा रहे हो उसमें कंटेंट मालूम होना चाहिए। हाँ, कंटेंट नहीं है तो मत लगाओ, दिस इज द इंस्ट्रक्शन रादर देन इंग्रेडिएंट्स। दिस इज डोंट बाय एनीथिंग व्हिच डज नॉट हैव व्हाट इज रिटन ऑन इट। ओके, इंटरेस्टिंग। फिलर्स और बोटॉक्स का जैसे हम बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये दोनों अलग चीज़ है, right? हाँ जी, प्लीज़ एक्सप्लेन। सो फिलर एंड बोटॉक्स ये जो है दोनों इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स में आती हैं। सो बेसिकली इट्स डन बाय एन इंजेक्शन। सो बेसिकली दोनों अलग चीज़ है। बोटॉक्स जो है एक ब्रांड नेम है, जो एक्चुअल चीज़ होता है वो बोटुलिनम टॉक्सिन है। उसमें जो सबसे पॉपुलर चीज़ यूज़ होती है वो बोटॉक्स है। सो बोटॉक्स इज़ अ ब्रांड नेम विच इज़ रजिस्टर्ड विथ एलर्गन। इट्स अ कंपनी विच owns that brand Botox, which is a very popular word and that. So Botox is basically used to reduce wrinkles. Okay. So basically any kind of expression lines, smile करते हैं, forehead lines, frown किया, इधर Botox यूज़ होता है। And जो filler है वो basically अलग अलग कंटेंट होते हैं फिलर में, बट लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक जो सब कॉमनली होता है। हाइलोरोनिक एसिड नाम का एक कंटेंट होता है जो फिलर के अंदर होता है। एंड ये फिलर जो है ये बेसिकली फेस लिफ्ट के लिए होता है, थोड़े कॉन्टूरिंग के लिए होता है, जॉ लाइन के लिए, थोड़ा लिप प्लम्पिंग के लिए, अंडर आई हॉलोनेस के लिए, से टेम्पल हॉलोनेस के लिए। सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, फिलर हम लोग बॉडी पे भी, मतलब सिर्फ फेस पे नहीं, बॉडी पे भी यूज़ करते हैं फिलर। वेरी बटक, हिप डिप्स पे, ये सब पे फिलर डालते हैं। अगर आम भाषा में समझना हो तो बेसिकली बोटॉक्स हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल रिलैक्सेंट है। तो बेसिकली जब हम स्माइल करते हैं, ये मसल है जो दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ से कोलेजन चला गया है। स्माइल कर रहे हैं तो मसल दिख रहा है, तो मसल को रिलैक्स करेगा। तो जो मसल को रिलैक्स करता है, तो इस करके एक्सप्रेशन तुम्हारे अगर राइट किया, बोटॉक्स चेंज नहीं होता। यू कैन स्टिल स्माइल, यू कैन स्टिल फ्राउन, यू कैन रेज योर आईब्रोज, बट द लाइन्स विल नॉट अपीयर एज मच। सो दिस इज द विथ बोटॉक्स, दिस इज हाउ बोटॉक्स वर्क्स। एंड जो फिलर है वो बेसिकली थोड़ा लिफ्टिंग के लिए होता है, थोड़ा वॉल्यूम लॉस होगा, किधर हॉलो होगा, वॉल्यूमाइजेशन के लिए होता है। जब हम थोड़ा वॉल्यूमाइज करते हैं तो लिफ्ट भी दिखता है फेस पे। और दोनों का जो ट्रीटमेंट है उसका टाइम सेम है या दोनों एक साथ ही हो जाता है एक दिन में, मतलब एक 40 मिनट्स में दोनों चीज़ कर सकते हो, और ऐसे अलग अलग आने की ज़रूरत नहीं है दोनों एक चीज़ में। कई लोगों में यंग पेशेंट ऐसे अंडर आए तो बोटॉक्स नहीं करूँगा, सिर्फ फिलर करूँगा। कोई पेशेंट जिनको रिंकल्स भी है, लिफ्ट भी चाहिए, तो दोनों अलग डे पे भी कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, एनी साइड इफेक्ट्स फिलर में? नहीं, दोनों सेफ ट्रीटमेंट्स हैं। क्या है, फिलर रिवर्सेबल है, तो कुछ भी साइड इफेक्ट हर एक चीज़ का होता है, पर इन जनरल बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। जैसे क्या साइड इफेक्ट होता है इसका? कभी ब्रूज आ सकता है, थोड़ी स्वेलिंग होती है, कई बार थोड़ा ब्लड वेसल में डाल देते हैं, थोड़ा वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, ऐसे रहते हैं। एवरेज प्राइसिंग क्या है? अगर किसी को फिलर्स कराने हो तो एवरेज प्राइसिंग बिजनेस में क्या है, और किसी को बोटॉक्स कराने हो तो एवरेज प्राइसिंग क्या है? देखो, ये डिपेंड करेगा फ्रॉम द अमाउंट व्हाट सिरिंज इज यूज्ड। हाँ, विच इज आई एम सेइंग एवरेज। चाइनीज़ फिलर्स आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं वो, एक सिरिंज 10,000 रुपये से लेके डिपेंड करता है कॉस्टिंग। पर हाँ, इफ़ यू आस्क मी, एवरेज जो टॉप लाइन ऑफ फिलर्स है, जो सब डॉक्टर्स जो मेजॉरिटी करते हैं, उसका एवरेज प्राइसिंग बिटवीन 20,000 to 30,000 होता है एक सिरिंज का। So that it's an expensive treatment. Yeah, of course, fillers are an expensive treatment. It's not a normal. It is an expensive treatment. It is a luxury treatment. And this is obviously different from something very common word is plastic surgery. हाँ जी, ये अलग है उससे।
हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी, मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ. प्लास्टिक सर्जन बेसिकली कट करते हैं, दे डू फेस लिफ्ट्स, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, बटक इम्प्लांट्स, लाइपोसक्शंस, ये प्लास्टिक सर्जन का काम होता है. फिलर्स दोनों करते हैं, डर्मैट्स भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं. उसमें सर्जरी नहीं है, इट्स अ वॉक इन वॉक आउट ट्रीटमेंट. सो अगर सपोज किसी ने फिलर कराना है, it's only a 20-30 minute treatment. You come, it's done in 20-30 minutes and you go away. That's why it's so popular. It's more popular than plastic surgery for the same reason. Plastic surgery में down time है and all of that. So आजकल traditional facelifts are going out of fashion and fillers, thread lifts are more common. Is it painful? एक numbing cream लगा के करते हैं. Fear is more in the mind. इतना दर्द नहीं होता है. मेरा पेन थ्रेशोल्ड बहुत ही ख़राब है, मैंने फिलर कराए हुए हैं, मुझे तो नहीं इतना दर्द होता. Where exactly? मेरे अंडर आई में फिलर है. अभी टाइम हो गया, आई डोंट नो है कि नहीं, काफ़ी निकल गया होगा, 1 साल तक ही रहता है. और जॉ लाइन और चिन में तो बहुत फिलर डाला हुआ है. ओके. हाँ, जॉ लाइन और चिन में इधर फिलर डाला हुआ है. So when you put it, I'm again asking from a very layman word. Is this painful? Like अंदर आए है, यहाँ पे आप इंजेक्ट नमिंग क्रीम लगाते हैं और फिलर के अंदर एनेस्थीसिया होता है, तो नमिंग क्रीम लगाई, जो पेन है ना वो स्किन पे होता है, अंदर नहीं होता है. हमारे पेन सेंसेशन स्किन पे रहते हैं. एक बार नीडल अंदर गई तो दर्द नहीं होता और इतना कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है. दिखने में जो नहीं करते हैं, पर जो कराते हैं फिलर, कई लोग तो बोलते हैं क्रीम ही मत लगाओ, ऐसे ही कर दो, उनको पता ही नहीं, इट्स नॉट दैट पेनफुल. वाओ. Are there any other such aesthetic treatments that normal people don't know about? Filler and There's Botox is very commonly done nowadays, and which is has been made popular through Korea, is thread lifts. So thread lifts. Yeah, so thread lifts are basically putting threads in the face to tighten. So it's again non-surgical. You put threads, those threads automatically get dissolved after a certain period of time, and you see a lifting effect. Oh. Yeah, so that's a very, very popular treatment again. And it's non-invasive, as in... Oh, it's minimally invasive. You just need like a entry, and that's it. You don't need to cut or anything. Is that recommended? Yeah, why because not? It's thread at the end of the day. No, it gets absorbed in the body. There are studies on it. It gets absorbed in the body. So then how it doesn't matter. It's like ऐसे टाका कैसे मारते हैं, अंदर टाका मारा absorb हो जाता है. Same वैसा ही, ये थोड़ा अलग मटेरियल रहते हैं, used for lifting of the face. Interesting. These days, one thing which is too much in news, जो लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, वो है एमपॉक्स, मंकीपॉक्स. थोड़ा थोड़ा केसेस इंडिया में भी आना शुरू किया है. अब इसमें भी आपको फेस पे इट लुक्स लाइक चिकन पॉक्स ओनली, बट इज इट दैट और इज इट समथिंग डिफरेंट? फ्रॉम अ डर्मेट पर्सपेक्टिव, व्हाट डज दैट थिंग लुक लाइक एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? सो मंकीपॉक्स मैंने इस टाइम नहीं देखा है, पर इससे थोड़े साल पहले भी एक बार मंकीपॉक्स आया था, तब बोल रहे थे, तब मैंने एक केस देखा था मंकीपॉक्स का. एंड बेसिकली मंकीपॉक्स एक डिजीज़ है, पहले उसमें बुखार आएगा, थोड़े लिम्फ नोड स्वेल होते हैं, थोड़ा हड्डी दर्द होती है, जैसे नॉर्मल बुखार ये सब होता है, और थोड़े टाइम बाद स्किन इरप्शन चालू हो जाते हैं. उसमें हैंड्स के ऊपर इधर ऐसे बड़े बड़े पस्ट्यूल्स दिखते हैं, पस जैसे आते हैं. पर वो क्या है, उसके फॉर्चुनेटली मॉर्टैलिटी रेट इतना हाई नहीं है, 1 to 10% मॉर्टैलिटी रेट है. एंड जो पहले, अभी तो नहीं, पर एक स्मॉल पॉक्स करके होता था जो अभी इरेडिकेट हो गया, उसकी जो वैक्सीन है इसमें ऑलमोस्ट 80% तक काम करती है. तो जिन्होंने पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ली हुई है, उनको भी मंकी पॉक्स का ऐसे बोलते हैं कि नहीं होगा. अभी तक इतना क्या, ये मोर ऑफ द इंटरनेट है, जो मैंने भी है सिर्फ पढ़ाई है, एंड दैट्स व्हाट नॉलेज आई एम गिविंग यू. प्रैक्टिकली एक ही पेशेंट देखा था, मैंने उसकी स्टडी कराई थी, तो वहाँ निकला था मंकी पॉक्स, लेकिन वो भी सॉल्व हो गया था, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी. मेजॉरिटी में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो उसकी दवाई दो सिम्टोमेटिक ठीक हो जाता है पेशेंट. इट्स इन्फेक्शन. अभी एक केस दिल्ली में तो आया है और एक केस केरला में आया हुआ है, और दोनों का व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज फ्रॉम अ डर्मेट पर्सपेक्टिव, वो जो चीज़ें होती है, वो डज इट लुक लाइक चिकन पॉक्स ओनली? No, इसका थोड़ा, it has a little bigger pustule. It has different rashes. It doesn't look like chickenpox. Chickenpox में fluid filled blister आता है. So एक ऐसे नॉर्मल स्किन है, उसके ऊपर एक छोटा सा वेसिकल दिखेगा, वो चिकनपॉक्स है, छाले आते हैं छोटे. इसमें मोर ऑफ पस्ट्यूल आता है, पीप भर के फोड़ी आती है इसमें. गोज ऑफ क्या? दवाई से जाता है ना. ओके. चिकनपॉक्स भी दवाई से, चिकनपॉक्स दवाई के बिना भी जाता है, मंकीपॉक्स भी बिना दवाई, सेल्फ लिमिटिंग होता है. दवाई तो जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, सिम्टम्स बढ़ते नहीं है. पर चिकनपॉक्स कई बार फेस पे खड्डे छोड़ के जाते हैं. डज दैट आल्सो गो अवे विद टाइम, और दैट नीड्स ट्रीटमेंट? Will stay. When with treatment they reduce, they don't go away completely. Any scar can only be reduced. It cannot, no matter what lasers, I have so many lasers, so many different treatment modalities. Scars can be reduced, you cannot eliminate it. Even with, you cannot 100% remove any scar. अच्छा, तो जो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे खड्डे हैं तो अगेन उसके लिए कोई डर्मेट के पास ही जाना चाहिए, या खड्डे हैं तो उसके ऊपर कोई भी क्रीम व्रीम नहीं काम करती है. उसके ऊपर रिसर्फेसिंग लेजर्स आते हैं, सब्सिशनल
सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट आती है, फैट ग्राफ्टिंग आती है, डिफरेंट चीज़ें रहती हैं जो स्कार्स के ऊपर कर सकते हैं। कोई क्रीम से ऐसे स्कार कम होते हुए क्लेम करती है, पर इतना कोई रिजल्ट नहीं है क्रीम का। ओके, अनदर कॉमन इशू, बॉल्डिंग, बाल झड़ जाना। ओके, कैन यू इलेबरेट अ लिटिल ऑन दिस? ये क्यों होता है? कई लोग के साथ तो बहुत जल्दी एज में हो जाता है। मैंने बहुत अपने दोस्त को देखा है जो 17-18 से उनकी बॉल्डिंग शुरू हो जाती है, एंड बाय द टाइम आई रिमेंबर ही वाज 22 द हेयर हैड कम्प्लीटली गॉन। क्यों होता है ये? सो बॉल्डिंग इज़ मल्टी जेनेटिक, इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। बॉल्डिंग में क्या होगा, हेयर लाइन रिसीड होती है, हाँ, यहाँ के बाल पतले पतले होने लगते हैं, पीछे के जो बाल हैं साइड के हैं वो एकदम थिक एंड नाइस रहता है। इसका रीज़न क्या है, जो हमारे जेनेटिक्स है, हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से बॉल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स नोन एज अ पार्ट ऑफ मैच्योरिंग। सर्टन पीपल इट हैपन एट अ यंगर एज, सर्टन पीपल इट हैपन्स एट अ लेटर एज। व्हाट डिटरमाइंस दिस इज योर जेनेटिक्स। सो बेसिकली हमारे जीन्स में अगर बॉल्डिंग होगा तो यंगर एज पे होता है, एंड नहीं होगा थोड़ा लेटर एज पे होता है। इसको रोकने का कोई तरीका? दवाई, अच्छा, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, तुम राइट टाइम पे लेना चालू करो तो उधर रुक जाती है बॉल्डिंग, पर लॉन्ग टर्म दवाई चलती है बॉल्डिंग की। दवाई का कोई साइड इफेक्ट? अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो बेसिकली बॉल्डिंग में 2 दवाइयाँ होती हैं, एक फिनेस्ट्राइड नाम की एंड एक मिनॉक्सिडिल नाम की। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फिनेस्ट्राइड कह रहे 10,000 चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ नोसीबो इफेक्ट। सो नोसीबो इफेक्ट यानी अगर आपने ऑनलाइन साइड इफेक्ट पढ़ा, आपको साइकोलॉजिकली आप एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे प्लेसिबो कैसे होता है, प्लेसिबो यानी आपका गला ख़राब है, मैंने आपको मल्टीविटामिन की दवा दी, मैंने बोला आप ये दवा लीजिए आपका गला ठीक हो जाएगा, आप लोगे, आप साइकोलॉजिकली बोलोगे मेरा गला ठीक हो गया जस्ट बाय दैट। सेम विथ दिस नोसीबो इफेक्ट। इसके ऊपर क्या है, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब फिनेस्ट्राइड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तुम्हें लेनी ही पड़ती है। अगर तुम्हें बॉल्डिंग है, जो भी आप बोलता है कि ये साइड ये लोगे वो लोगे, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उनको ये बोलना चाहिए कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। एंड सेकेंडली अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द risk of side effects. So I have a receding hairline, I take the same medicine. Yeah, so that's what, that is the medicine which you take. It's more like the vaccine यार, कि ये करोगे तो ये होगा वो होगा। पूरी सच्चाई ये है कि पूरे दुनिया ने वैक्सीन लिया और इस करके कोविड कम हुआ है। उसमें ये खाली फुकट डिसरिगार्ड करना साइंस को सही बात नहीं है। सो दैट्स द ट्रूथ अबाउट इट। एंड सेम विथ finasteride, if you are facing any potential side effects, you report to your doctor and he will change it. But not to take the medicine because I have read online is wrong, and to psychologically that. So that's the problem with finasteride. But I normally tell every patient take it if they experience, and there of course we can put you on some substitutes. But in general, it's a very very safe medicine, and you should. I don't know why the internet, what is this going on about finasteride. It's हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। इसका क्या है, सेक्सुअल है तो सब पढ़ते रहते हैं ये वो, एंड मेजॉरिटी ऑफ काफ़ी हद तक ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये सब से साइकोलॉजिकली होता है काफ़ी हद तक। अच्छा, काफ़ी हद तक वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मेरे को भी हो रहा है ऐसे। श्योर। मेरे पास कुछ मिथ है। हाँ जी बोलिए। है ना, लेट्स डिबंक दोज मिथ वन बाय वन। दैट्स माय, आई लव डिबंकिंग मिथ्स। द फर्स्ट वन इज टूथपेस्ट लगाने से पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। नहीं, सो पिंपल्स से क्या है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस होता है वहाँ पे। वो एक बोलते हैं ना जला के ठीक करो, ये वो लॉजिक चल रहा है कि पिंपल की जैसे ही पिंपल आया टूथपेस्ट लगाया तो इरिटेट उसको बर्न करता है। प्रॉब्लम क्या है, कई बार बैठ भी जाता है और कई लोग में दाग छोड़ के जाता है, और दाग जब रहेगा वो 3 से 4 महीने रहता है, तो उधर बर्न आता है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ टूथपेस्ट। सो दैट इज़ द लॉजिकल। लगाते हैं कई लोगों में बैठ भी जाता है, पर बहुत मेजॉरिटी में वहाँ बर्न जैसा होता है। इट कॉजेज लाइक अ पिगमेंटेशन, थोड़ा स्कारिंग होती है। तो इस करके टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, चूना टूथपेस्ट ये सब नहीं लगाना चाहिए। श्योर। स्लीपिंग विथ मेकअप ऑन इज फाइन? No, it's not fine. Please do not sleep with makeup. There is what happens is when you sleep with makeup, it clogs your pores. There is a mite on our face by the name of Desmodex. What happens with this mite is that it starts proliferating when the glands are blocked. जब blockage होता है pores का, और उससे थोड़ा redness होता है, थोड़ा irritation होता है, sensitivity बढ़ती है face की। फिर उसके लिए आप बार बार चेहरा धोओगे और प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो साइकिल चालू रहता है। इस करके मेकअप के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्डअप होता है। ये मेकअप निकालने का कोई तरीका है स्पेसिफिक? जैसे लोग आमतौर पे फेस वॉश कर देते हैं और ख़त्म हो गया, इज दैट द राइट वे? और जो थोड़े मेकअप है वो फेस वॉश से नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए मिसेलर वाटर होता है। मिसेलर वाटर होता है, कंपनीज बनाती हैं वो। मेकअप रिमूवर जैसा, वो मेकअप रिमूव करने में हेल्प करता है। श्योर। ऑयली स्किन डज नॉट नीड अ मॉइस्चराइजर?
ये बेसिकली अगर आप इफ़ यू आस्क देयर आर टू वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई आंसर इट बोथ वेज. If you go by the books, they say that if you have oily skin, you should still apply a moisturizer. If you ask me with personal experience, you need to actually see the patient. I need to have the person in front of me to differentiate कि बंदे का oily skin है या dehydrated skin है या dry skin, oily skin है, because you can have oily skin which is dehydrated. In that case, you do need a moisturizer in my opinion. जो किताबें हैं वो ऑनलाइन पढ़ोगे तो बोलता है कि हर एक पेशेंट को मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ इतना पसीना आता है लोगों को, मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो और पसीना आता है उनको. सो वो देख के बताना पड़ता है कि वो के लगाना चाहिए कि नहीं. दैट्स द थिंग. पुलिंग आउट ग्रे हेयर स्ट्रैंड्स इंक्रीजेज देयर नंबर. अगर एक सफ़ेद बाल निकाला तो और बढ़ जाए. ये नॉनसेंस है, एकदम झूठ है. कोई भी इसमें वो नहीं है, ना सिर है ना पैर है. एक्सप्लेन व्हाट इज. पहले तो ग्रे हेयर कैसे ग्रे हेयर मतलब जो हमारा ग्रे हेयर इज वाइट हेयर जो आता है, रूट अंदर रहती है, ठीक है. उसमें पुल करने से जो नेक्स्ट हेयर है वो भी वाइट ही आएगा. इसका मतलब ये नहीं कि आजू बाजू का वाइट होगा, वो वैसे भी होने वाला है. आपने एक डेवलप किया, थोड़े टाइम बाद दूसरा वाइट है, वो हम लोग ब्लेम उसको करते हैं. सेम विथ हेयर कलर. ये आपने हेयर कलर के बारे में बहुत सुना होगा. एक बार डाई किया ना तो पूरी जिंदगी डाई करना पड़ेगा. क्योंकि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, इसलिए करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि एक बार किया इसलिए करना पड़ेगा. पर कई बार जल्दी एज में भी आ जाते हैं. इवन इन योर 20s जेनेटिक्स में होता है ना. बिल्कुल होता है. कितने सारे एक्टर बड़े बड़े लोगों को होता है वाइट हेयर, वो कलर करते हैं. उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. वाइट हेयर के ऊपर कुछ नहीं ना काम करता है. जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टडीज़ क्लेम करती हैं कि ये काम करता है, वो इनकन्क्लूसिव है. एंड इट्स नॉट कि ऐसे ये नहीं कि ऐसे दिया तो तुरंत ठीक होता है. इट्स मोर ऑफ it's not there are not conclusive studies, proper conclusive studies for treatments on gray hair. तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Die till you die. Hair die till you die, I mean. Yeah. Let's talk a little about oils. Okay. इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है. बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल्स आते हैं. Do you recommend oils every day? And किस किस्म के ऑयल्स यूज़ करने चाहिए? कई बार ऑर्गेनिक नाम कोई भी तेल नहीं लगाना चाहिए. ना ऑर्गेनिक हो या नेचुरल हो या किधर भगवान ने दिया हो या किधर से, कोई तेल नहीं लगाना चाहिए. तेल से किसी का भी बाल नहीं उग सकता है. तेल जो है इट इज़ ओनली एंड ओनली अ कंडीशनर. सो बेसिकली इट हेल्प्स इन हाइड्रेटिंग द हेयर. उसके ऊपर ज़्यादा तेल लगाओ, पिंपल आता है, थोड़ा डैंड्रफ बढ़ता है तेल से. इसका तेल का कोई फ़ायदा नहीं है. इधर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर ही बाहर देखो कोई नहीं लगाता है तेल. कुछ लोग तो बोलते हैं रोज़ लगाना चाहिए. क्या है वो? इट्स लाइक अ थिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम जनरेशंस के. जैसे अभी मुंडन कराना चाहिए, लॉजिक नहीं है ना. वो तो ऑब्वियसली बोलते हैं पर ऐसे थोड़ी होता है. एनी पर्टिकुलर ऑयल्स यू रेकमेंड? आई डोंट रेकमेंड एनी ऑयल एंड आई विल नेवर रेकमेंड unless and until I see something. I will never recommend an oil. Besides oil, what is the moisturizer for hair? There are some leave-in masks which are there. There are certain things you can use. Serums, commercially available serums. You use a mild shampoo conditioner. So that helps. Good leave-in conditioners. They do the same job as oil. Suppose you want to do oil, then there is a way of using oil. You oil before bath on the length of your hair. So female है उसको length पे लगाना चाहिए, scalp पे oil नहीं करना चाहिए. क्योंकि normally क्या होता है, जो देखता हूँ young में, स्कैल्प ऑयली है, हेयर ड्राई है. वो लोग ऑयल सब जगह लगाते हैं, हेयर पे भी स्कैल्प पे भी. हेयर ठीक हो जाता है पर फिर यहाँ पे डैंड्रफ बढ़ जाता है, फिर उसके लिए और ऑयल लगाते हैं. तो ऑयलिंग ऑन द लेंथ ऑफ द हेयर, नॉट ऑन द रूट्स. Not on the roots? Not on the scalp, don't put oil. No. And if you want to put oil also, don't put it the entire day. Put it on the length of the hair. And then you can wash it off when you take 30 minutes before bath, 1 hour before bath, जैसे आपको convenient है. पूरा दिन लगा के मत रखो. And for the men? Men के लिए क्या ज़रूरत है ऑयलिंग के लिए? Okay. मेन लोग बेसिकली ऑयल लगाते हैं बाल उगाने के लिए, और किसी का बाल उगता नहीं तेल से. अच्छा, थैंक यू गुरजोत. थैंक यू. यू नो, स्किन और हेयर केयर इज़ सच अ बिग मार्केट टुडे. और जो आपने शेयर किया, आई एम होपिंग दैट पीपल गेट टू नो द राइट थिंग्स, विच इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. कि समझो कि क्या हो रहा है. जैसे आपने कहा, इंस्टाग्राम पे रोज़ हमको बहुत सारी रील्स आती हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, पर शायद वो सेफ नहीं है. इट कैन हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. सो ऑल दैट यू शेयर, थैंक यू सो मच. ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू कैन जस्ट, इंस्टाग्राम पे जो आप लोग देखते हैं ना, वो सब सच नहीं होता है. जो आप देख रहे हो फिल्टर है, ये है, वो सब हमेशा सच नहीं रहता है. सो वो हर टाइम उसमें मेंटल प्रेशर नहीं लेने का, ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है. लोग वही सोचते रहते हैं आज तक. इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर. सो इट्स डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू, एंड स्पेशली डोंट स्पेंड मनी बिकॉज ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू. डजंट रियली मैटर. Yeah. Thank you so much. You made me very comfortable, and thank you so much. I really, really appreciate it. Thank you, Gurjot. Thank you.
You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.